अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मुल्क भी दुनिया में मौजूद है जो गुजरे हुए वक्तों में शहंशाह कहलाता था, लेकिन आज जंगों और साजिशों ने इस मुल्क की तकदीर को बदल कर रख दिया है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इराक की। जब से इराक के लोगों ने दूसरों की बातों में आकर अपने अजीम लीडर सद्दाम हुसैन को खोया है, तब से ये मुल्क इन्हीं हालात से गुजर रहा है। आज हम बात करेंगे कि 2026 में इराक कैसा है, यहाँ का माहौल कैसा है और इस मुल्क में लोग आज कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। इराक में मौजूद मुकद्दस तरीन मकामात कौन से हैं, इराक की मुकम्मल तारीख पर भी बात करेंगे और आज इराक का ऐसा माहौल जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस मुल्क ने किस तरह अपने अजीम लीडर सद्दाम हुसैन को खोया। इसके अलावा भी बहुत सी दिलचस्प और हैरानकुन मालूमात आज हम आपसे शेयर करेंगे। इराक का ऑफिशियल नाम जमहूरिया इराक है और ये एक अहम अरब मुल्क है जिसकी जोग्राफियाई हैसियत निहायत खास है। आमतौर पर इराक को एक लैंड लॉक मुल्क समझा जाता है, यानी ऐसा मुल्क जिसकी समंदर तक रसाई न हो। लेकिन हकीकत यह है कि इराक के जनूबी इलाके अल जुबैर की जानिब से इसे खलीज फारिस तक एक बहुत ही छोटी सी साहिली पट्टी हासिल है जो न होने के बराबर समझी जाती है। अगर हम इसकी सरहदों की बात करें तो इराक एक ऐसे खित्ते में वाक़ है जहाँ कई अहम ममालिक इससे जुड़े हुए हैं। शुमाल में तुर्की, मशरिक़ में ईरान, जुनूब में सऊदी अरेबिया, जुनूब मशरिक़ में कुवैत और पर्शियन गल्फ, जबकि मगरिब में जॉर्डन और सीरिया वाक़ हैं। इराक का कल रकबा तकरीबन 4,38,317 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसके लिहाज से ये दुनिया का तकरीबन 58वां बड़ा मुल्क बनता है। इस मुल्क के तकरीबन 4.62% हिस्से पर पानी मौजूद है, जो दरियाओं, झीलों और कुदरती ज़खायर की शक्ल में पाया जाता है। आबादी की बात की जाए तो इराक की कुल आबादी तकरीबन 4,35,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है और इसी बुनियाद पर यह दुनिया का 35वें बड़ा मुल्क शुमार होता है। यहाँ की सरकारी ज़बानें अरबी और कुर्दी हैं, लेकिन इसके अलावा तर्कश, अर्मीनी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानें भी मुख्तलिफ इलाक़ों में बोली जाती हैं। अब बात करते हैं इस मुल्क के दिल की, यानी इसके दारुल हुकूमत की। इराक का दारुल हुकूमत बगदाद है, जो न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि अरब दुनिया के बड़े शहरों में भी शुमार होता है। कायरो के बाद बगदाद को अरब दुनिया का दूसरा बड़ा शहर भी कहा जाता है। ये तारीखी शहर दरियाए टाइग्रिस रिवर के किनारे आबाद है। बगदाद की बुनियाद 762 ईस्वी में रखी गई थी, जब उसे अब्बासिद कैलिफेट का दारुल हुकूमत बनाया गया। बहुत ही कम अरसे में यह शहर इल्म, सकाफत और तिजारत का आलमी मरकज़ बन गया। एक वक्त ऐसा भी था जब बगदाद को दुनिया का सबसे बड़ा तालीमी मरकज़ समझा जाता था, जहां दूर दूर से लोग इल्म हासिल करने आते थे और इसी वजह से इस शहर ने सेंटर ऑफ लर्निंग के तौर पर आलमी शोहरत हासिल की। दोस्तों, अगर हम इस तारीखी शहर की रकबा और आबादी की बात करें तो बगदाद का कुल रकबा तकरीबन 673 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और ये एक जदीद मेट्रोपॉलिटन सिटी के तौर पर जाना जाता है। आज इस शहर की आबादी तकरीबन 81 लाख से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसे मशरिक़ वुस्ता के बड़े शहरों में शामिल करती है। लेकिन अगर हम तारीख़ के औराक पलटें तो एक वक्त ऐसा भी था जब अब्बासिद कैलिफेट के सुनहरी दौर में बगदाद दुनिया के सबसे बड़े और तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होता था। इस दौर में इसकी आबादी 10 लाख से तजावुज़ कर चुकी थी, जो उस ज़माने के लिहाज से एक हैरानकुन तादाद थी और इसे दुनिया का दूसरा बड़ा शहर होने का एजाज़ भी हासिल था। ताहम इस शहर की तारीख सिर्फ तरक्की तक महदूद नहीं रही। 1258 में सीज ऑफ बगदाद, 1258 के दौरान मंगोल अफवाज ने इस अजीम शहर को बुरी तरह तबाह कर दिया, जिससे उसकी इल्मी, सकाफती और माशी हैसियत को शदीद नुकसान पहुंचा। सदियों बाद भी बगदाद ने मुश्किलात का सामना जारी रखा। ख़ास तौर पर 2003 में शुरू होने वाली इराक वॉर 2003, जो 2011 तक जारी रही, उसके दौरान शहर को एक बार फिर शदीद नुकसान उठाना पड़ा। इस जंग के नतीजे में न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ बल्कि बगदाद का कीमती तारीखी और सकाफती विरसा भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ। दोस्तों, अगर आज के इराक की बात की जाए तो बज़ाहिर ये एक लोअर इकोनॉमिक क्लास मुल्क नज़र आता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की लाइफस्टाइल में एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। कानूनी तौर पर मुल्क में शराब पर पाबंदी मौजूद है, मगर इसके बावजूद हर साल बड़ी मिकदार में शराब न सिर्फ तैयार की जाती है बल्कि इस्तेमाल भी की जाती है। इसके अलावा कई महंगे और मशहूर ब्रांड्स की शराब बैरून मुल्क से इंपोर्ट भी की जाती है। पूरे इराक में जगह जगह शीशा क्लब देखने को मिलेंगे, जहां इराकी लड़कियां फैशनेबल ड्रेसेस में एंजॉय करती और डांस करती नजर आएंगी। मुल्क में मसाज सेंटर भी आपको जगह जगह मिलेंगे। डांसिंग के बाद लड़कियां इंतहाई नाजेबा लिबास पहनकर डांस करती नजर आएंगी, जबकि गैर मुल्की लोग भी खूब एंजॉय करते हैं।
اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو یہ بات دلچسپ ہے کہ غیر ملکیوں کے لیے عراق کافی حد تک سستا ہے، جس کی بڑی وجہ یہاں کی کرنسی ہے۔ عراق کی کرنسی عراقی دینار ہے، جس کی ویلیو دیگر کرنسیز کے مقابلے میں کم ہے، اسی لیے باہر سے آنے والوں کو یہاں اخراجات نسبتاً کم محسوس ہوتے ہیں۔ اب کچھ دلچسپ معلومات بھی جان لیتے ہیں۔ عراق کا قومی پرچم 4 رنگوں پر مشتمل ہے: لال، سفید، کالا اور سبز، اور اس پر عربی میں اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ تاریخی اعتبار سے بھی عراق کی اہمیت بے حد زیادہ ہے۔ دنیا کا پہلا پہیہ بھی اسی خطے میں بنایا گیا تھا، جو لکڑی سے تیار کیا گیا تھا۔ اسی طرح وقت کی پیمائش یعنی گھنٹوں، منٹوں اور سیکنڈز کا تصور بھی قدیم میسوپوٹیمیا موجودہ عراق سے ہی دنیا میں پھیلا۔ آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عراق میں تقریباً 80% عرب، 15% کرد، جبکہ باقی دیگر قومیتوں کے لوگ آباد ہیں۔ مذہب کے اعتبار سے تقریباً 95% آبادی مسلمان ہیں، جن میں شیعہ اور سنی دونوں شامل ہیں، جبکہ باقی افراد دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستو، عراق نہ صرف اپنی تاریخ بلکہ اپنی مذہبی اور ثقافتی اہمیت کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ اگر مذہبی اہمیت کی بات کی جائے تو عراق کا شہر کربلا پوری مسلم دنیا میں بے حد احترام اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی شہر میں حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور عباس ابن علی کے مزارات مبارک موجود ہیں، جو امت مسلمہ کے لیے انتہائی مقدس مقام رکھتے ہیں۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں زائرین یہاں حاضری دیتے ہیں، اور کئی لوگ تو دور دراز ممالک سے پیدل سفر کر کے بھی اس مقدس مقام تک پہنچتے ہیں۔ اسی طرح عراق کی سرزمین پر موسیٰ القدیم اور محمد الجواد کے مزارات بھی موجود ہیں، جو اسلامی تاریخ میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ اگر کربلا کی بات کریں تو اس کا رقبہ تقریباً 42.4 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ آبادی تقریباً 12 لاکھ سے زائد ہے۔ اب اگر ہم عراق کے انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو پورے ملک میں سڑکوں کا ایک وسیع جال بچھا ہوا ہے، اگرچہ جنگوں اور بمباری کے باعث کئی علاقے متاثر بھی ہوئے ہیں۔ یہاں ٹرین، بس اور ٹیکسی کا نظام بھی موجود ہے، اور زائرین کی بڑی تعداد کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کا شعبہ کافی متحرک رہتا ہے۔ عراق میں مذہبی سیاحت ایک بڑی انڈسٹری ہے جو ملک کی معیشت کو سہارا دیتی ہے۔ معیشت کی بات کریں تو عراق کا سالانہ GDP تقریباً $512 بلین کے قریب ہے، اور اس کی معیشت کا بڑا حصہ تیل اور گیس پر منحصر ہے۔ لیکن اس کے باوجود ملک کو کئی مسائل کا سامنا ہے، جیسے بے روزگاری، کم تعلیمی شرح اور صحت کی سہولیات کی کمی۔ صاف پانی بھی ایک اہم مسئلہ ہے، جہاں صرف تقریباً 75% لوگوں کو صاف پانی میسر ہے۔ جغرافیہ کے لحاظ سے عراق کی زمین زیادہ تر صحرائی ہے، جبکہ تقریباً 45% حصہ پہاڑی اور میدانی علاقوں پر مشتمل ہے۔ یوفریٹیز ریور اور ٹائگرس ریور کے اطراف کے علاقے سرسبز ہیں، جہاں زراعت اور کاروبار زیادہ ہوتا ہے۔ موسم کے لحاظ سے عراق میں کم چاروں موسم پائے جاتے ہیں، جن میں گرمی، سردی، خزاں اور بہار شامل ہیں، جبکہ کچھ علاقوں میں برفباری بھی ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عراق پاکستان سے تقریباً 2438 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور وقت کے لحاظ سے پاکستان سے تقریباً 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ کھانوں کی بات کریں تو عراق کی قومی ڈش مزگوف ہے، جو دراصل مچھلی سے تیار کی جاتی ہے اور اسے خاص انداز میں پکایا جاتا ہے۔ آج کل عراقی لوگ اسپائسی اور مختلف قسم کے کھانوں کو بھی پسند کرنے لگے ہیں۔ دوستو، اگر ہم عراق کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ سرزمین دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اسی خطے میں انسانی تہذیب کے ابتدائی آثار ملتے ہیں، جہاں سب سے پہلے سومیرینز آباد ہوئے، جنہوں نے دنیا کی پہلی منظم تہذیب کی بنیاد رکھی۔ بعد ازاں اس خطے میں مختلف اقوام آئیں، جن میں بابلی تہذیب خاص طور پر مشہور رہی، اور بیبلون اس دور کا ایک اہم مرکز تھا۔ اسلامی تاریخ میں بھی عراق کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ خلافت راشدہ کے دور میں خالد ابن الولید اور عمر ابن الخطاب کے زمانے میں یہ علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں آیا۔ بعد میں 750 عیسوی میں عباسد کیلیفیٹ قائم ہوئی، جس نے بغداد کو اپنا دارالحکومت بنایا اور ایک طویل عرصے تک علمی اور ثقافتی ترقی کو فروغ دیا۔ تاہم 1258 میں سیج آف بغداد 1258 کے دوران منگولوں نے اس عظیم تہذیب کو شدید نقصان پہنچایا، جس کے بعد یہ خطہ مختلف سلطنتوں کے زیر اثر رہا۔ 1534 میں آٹومن امپائر نے ایک طویل جنگ کے بعد عراق کو فتح کر لیا، اور یہ علاقہ تقریباً 4 صدیوں تک عثمانیوں کے قبضے میں رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1919 میں یونائٹڈ کنگڈم نے یہاں کنٹرول حاصل کر لیا،
और 1921 में फैजल द फर्स्ट ऑफ इराक को इराक का बादशाह मुकर्रर किया गया। बादअज़ां उनके बाद गाजी ऑफ इराक और फिर फैजल द सेकंड ऑफ इराक हुक्मरान बने। 1958 में एक इनकलाब के नतीजे में बादशाहत का खात्मा हुआ और अब्दुल करीम कासिम ने इख्तदार संभाला। इसके बाद भी इराक में सियासी तब्दीलियां जारी रहीं और मुख्तलिफ हुकूमतें आती जाती रहीं। 1979 में सद्दाम हुसैन इख्तदार में आए, जिनके दौर में इराक ने कई अहम जंगों का सामना किया। 1980 से 1988 तक ईरान इराक वार जारी रही, जिसमें दोनों ममालिक को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया, जिसके नतीजे में गल्फ वॉर शुरू हुई और इराक को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स की क़यादत में इराक पर हमला किया गया, जिसे इराक वॉर 2003 कहा जाता है। इस जंग के बाद मुल्क में बड़ी सियासी तब्दीलियां आए और नई हुकूमत कायम की गई। बादअज़ां 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को सजाए मौत दी गई, जो इराक की तारीख का एक अहम और मुतनाज़िया मोड़ था। दोस्तों, आज का इराक एक ऐसी सरजमीन है जो अपनी अजीम तारीख, जंगों और सियासी तब्दीलियों के असरात को अपने अंदर समोए हुए है। ये मुल्क आज भी तरक्की की कोशिश कर रहा है, लेकिन माजी के असरात अब भी उसके हालात पर नजर आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की इराक के ऊपर बनाए जाने वाले दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।